बलिया अपने आप में मैं बताऊं कि बहुत ही उर्वरक धरती है वहां की। बलिया ने हर क्षेत्र में, यही नहीं कि स्वतंत्रता के क्षेत्र में तो दिया ही बहुत बड़ा किरदार, चित्तू पांडे, मंगल पांडे, वहां वो ऋषि की धरती है। मैं आपको बताऊं, भृगु ऋषि की धरती है, जिन्हें भगवान विष्णु से किसी बात पे वो क्रोधित हो गए थे, तो उनकी पत्नी के सामने भृगु ऋषि ने उनको कुछ कह दिया था, अपमानित किया था। बाद में जब क्रोध शांत हुआ तो उन्हें ये महसूस हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। जब क्रोध शांत हुआ तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अरे ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया। तो उन्होंने कहा, प्रभु अब आप ये बताएं कि इसका प्रायश्चित कैसे होगा। तो विष्णु ने कहा कि ऋषिवर, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। आप ये सूखी बांस की कोपल की लकड़ी लेकर जाइए, डंडी लेकर, डंडी जिसे कहें, और जिस भूमि के स्पर्श से इसमें कोपल फूटेगी आप वहीं अपनी साधना करिएगा। तो वो धरती है बलिया की धरती, गंगा जहां रही, तो ऋषि ने वही तपस्या की और ये तीसरा या चौथा बलिया है। कितनी बार ये समाहित हो चुका है। आज की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तवा मैम। आप एक टॉप ग्रेड गायिका रह चुकी हैं, साथ ही दूरदर्शन, आकाशवाणी पर आपने मैम को बहुत दफा सुना होगा, और अब भी जो है मैम अपने कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दे रही हैं इस फील्ड में, इस आर्ट में, और खास तौर पर कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर मैम जो है देश से बाहर भी, विदेशों में भी मैम ने ये जो है अपने संगीत को पहुंचाया है। और इसी के साथ साथ मैम ने जो है बहुत सारे अवार्ड भी मैम को मिले हैं। मैं बहुत ज्यादा मैम का तारुफ खुद से ना करवाते हुए आपको खुद मैम से मुतारिफ करवाऊंगा, आपकी बात करवाऊंगा, और मैम से हम आज बहुत सारी बातें करेंगे लोकगीत को लेकर, कल्चर को लेकर, खास करके बलिया को लेकर। तो आइए आज की जो बातचीत है, जो चर्चा है, उसको हम शुरू करते हैं। हम शुरुआत इसी से करेंगे कि आपका जन्म यूपी के बलिया में हुआ और आप बलिया से निकलकर आज यहाँ पहुंचे। मैम, ये पूरी कहानी के पीछे आपको लेकर, लोकगीत को लेकर, ये गीत को लेकर आपके पीछे क्या इंस्पिरेशन रहा? बचपन में आप आर्ट से किस तरह से मुताबिक हुई, या आपको क्यों ये सूझी कि आप जो है इस तरफ बढ़ेंगे? तो उसका जवाब। तो वहां से बहुत बड़े बड़े लोग साहित्य जगत में आए हैं, जैसे डॉक्टर केदारनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, कवि अमरकांत जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मेरे पिता श्री लल्लन बीए, जबकि वो गवर्नमेंट ऑफिस में रहे, पोस्टल डिपार्टमेंट में, बट कवि में, लेखक में उनका नाम बहुत अग्रणी रहा। पंडित परशुराम चतुर्वेदी जी, ऐसे लोग वहां से हुए हैं। तो मुझे जो आपने पूछा कि मैं गायन में कैसे आई, ये तो ईश्वरीय देन है मेरी आवाज, और पिताजी का बहुत साथ था। उस जमाने में वो इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसे गाने में आगे बढ़ाना है। जबकि घर में ही माँ से इस बात को लेकर बहस हो जाया करती थी कि लड़की है, इसे लड़का बना के गवा रहे हैं, इधर उधर कौन शादी ब्याह करेगा। जबकि आज 50-60 वर्ष बाद, 6 दशक बाद आप देखें कि हर आदमी चाहता है कि मेरी बेटी गाए, मेरी बेटी डांस करे। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। जिस दौर से मैं आती हूँ, तो पिताजी को श्रेय जाता है। और लोकगीतों में वही कहते थे कि इसको सीखो, इसको सुनो। जब घरों में लोग, कोई फंक्शन होता था, ढोलक बजा के गाती थी चाची, दादी, नानी, मामी, और हमें बड़ा अजीब सा लगता था कि ढोलक बजा के क्या गा रही है। उधर भी यही काम आएगा। शास्त्रीय संगीत का एक अपना एजुकेशन है, एक अपनी ऑडियंस है, वो उसको करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। तो वहाँ के जो शिक्षक थे, वहाँ किरण ओझा एक हमारी टीचर अभी भी है, बहन जी, तो उन्होंने मेरी आवाज में वो स्पार्क देखा कि इस लड़की की आवाज में कुछ है और बहुत दूर तक जाएगी, तो उन्होंने सिखाया। फिर उसके बाद शहर के पंडित काशीनाथ मिश्रा जी, पंडित नरेंद्र शर्मा जी आए पापा के पास कि भाई हम आपकी लड़की को सिखाना चाहते हैं। उन्होंने बोला, क्या सिखाना चाहते हैं? संगीत। हम संगीत के लोग हैं, टीचर। अच्छा, तो वो तो नहीं जाएगी आपके यहाँ? नहीं, वो मत जाए, हम घर आएंगे सिखाने के लिए। सोचिए कितना प्यार था। और ये भी ईश्वर की कृपा रही कि वो लोग आए, सिखाए, और मैंने प्रभाकर किया, तो उसमें भी मेरा बहुत अव्वल नंबर रहा। तो 8 गोल्ड मेडल मुझे मिले थे अपने यहाँ बलिया में, म्यूजिक के प्रोग्राम को कर करके, गा के यूनिवर्सिटीज तक, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैं हूँ।
तो ऐसा रहा मेरा सफर गाने का। फिर आगे बढ़ता गया और लोग मिलते गए, अच्छे सिखाते गए मेरी आवाज के चलते, तो आज मैं आपके सामने हूँ। अच्छा मैम, ये तो आपने बताया कि शुरुआत किस तरह से हुई, पिताजी का भी एक बड़ा योगदान इसमें रहा। फिर बहुत सारे ये होता है कि कई बार जब आर्टिस्ट निकलते हैं तो उनकी लाइफ के पीछे बहुत सारे उनके टीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे नाम जो लोगों को शायद नहीं दिखते लेकिन वो उस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। जिस तरह से आपने जो अभी नाम गिनाए वो वाकई में अपने आप में बहुत बड़े जो है उस्ताद आपके होंगे, जो जिन लोगों के हिसाब से आज संगीत में इतना आपने नाम कमाया। अच्छा मैम, एक सवाल ये था कि जब आप दूरदर्शन और आकाशवाणी वगैरह में जब आप एक टॉप ग्रेड गायिका के तौर पर आप कही, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है स्थान हो सकता है आपके लिए कि आप एक टॉप ग्रेड गायिका रही, तो वो सफर आपके लिए कैसा रहा हो उस वक्त की कुछ अगर चीज अगर आप बता सके। और इसके साथ में फिर आपने जो यूपी नाटक अकेडमी या फिर सेंट्रल नाटक संगीत अकेडमी की तरफ से जो अवार्ड आपको मिले, जो पुरस्कार आपको मिले, हर गायक और हर आर्टिस्ट की जिंदगी में पुरस्कार की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है, तो उस वक्त के कुछ एक क्षण अगर आप बता सकें, कोई ऐसे मोमेंट्स जो आपको इंस्पायर करते हैं। हाँ, देखिए क्या हुआ कि तब मैं फिर बलिया से फिर मेरे पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली हुई, तो दिल्ली में मैं रही, तो वहां पे म्यूजिक का चलता ही रहा, वो रुका नहीं। तो वहां पे मुझे छोटे लाल जी म्यूजिक कंपोजर थे दूरदर्शन में, उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया। पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्रा जी ने मेरा मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि तुम शास्त्रीय नहीं गाती हो तो मैं नहीं कहूंगा गाने को, तुम सुगम संगीत गाती हो तो सुगम संगीत गाओ। मगर गुरुजी ने बहुत सी चीजें क्लियर की कि सुगम संगीत में जैसे गीत भजन गजल कैसे गाओ, पॉज का क्या वैल्यू है, कहाँ पे पॉज देना है, हिंदी साहित्य की समझ होनी चाहिए गाने के लिए। तब आप जाके आकाशवाणी में जब आप गाने गाती हैं या ऑडिशन देती हैं तो आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपको उसकी तमीज नहीं है कि कैसे गीत को गाना है, कैसे भजन को गाना है, कैसे गजल को गाना है, तो आप पास नहीं हो सकते। तो सीढ़ियां होती एक के बाद एक के बाद एक। तो वो चलता रहा कारवां मेरा गाने का, ऑडिशन देती गई, आगे बढ़ती गई, और यूपीएससी की परीक्षा पास करके मैं IBPS की परीक्षा मैंने पास की और मैं दूरदर्शन में लगी ऑफिसर, IBPS ऑफिसर लगी। तो बहुत सारे मैंने प्रोडक्शंस किए, और खासकर उसमें दूरदर्शन पे एक लेगेसी है रही है शास्त्रीय कार्यक्रम, संगीत के कार्यक्रम की। तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक और नेशनल प्रोग्राम ऑफ डांस भी मैंने किया, जिसमें देश के सारे शीर्षस्थ कलाकार, लेजेंड कलाकारों को मैंने उनके साथ बातचीत की, उनका प्रोग्राम किया, डॉक्यूमेंट्री की। तो वो एक बहुत बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैं बलिया की लड़की, मैं कहाँ सोच सकती थी कि मुझे किशोरी अमनकर जी से बात करने को मिलेगा। तो इस तरीके से एक से बढ़कर एक पंडित जसराज जी से मौका लगेगा, और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब पे मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, द पियरलेस पाइपर ऑफ वाराणसी, जिसे बहुत सराहा गया। और खान साहब ने मेरे गाने को बहुत सराहा जब मेरा गाना सुना, इतनी सुरीली है माशाल्लाह। मैंने कहा अच्छा। हाँ, और मुझे बोले कि तुम गाओगी बिटिया और मैं ना शहनाई बजाऊंगा। बड़े ही नेक दिल इंसान थे, उन्होंने मुझे कई चीजें सिखाई, ट्रेडिशनल गजल सिखाई, एक बधाई गीत है बनारस में आज भी लोग गाती हैं, वो सिखाया। तो मुझे ये बहुत ही बड़ी कृपा रही कि मैं सीखती गई और ये कारवां चलता गया। तो जब मैं यूपीएससी से सेलेक्ट हुई, दूरदर्शन में ज्वाइन की, तो वहां पे एक से बढ़कर एक कार्यक्रम निर्माण किए। एक रंगोली प्रोग्राम आता था जो दूरदर्शन का बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम में कहूँ। रविवार की सुबह 8 बजे लोग टीवी खोल के बैठ जाते थे। और जब मैंने बनाया, तो चूंकि मैं मॉडर्न एरा में काम कर रही थी, तो ये आपका ट्विटर, मेल, इंस्टा, ये सब जुड़े गए उससे। तो क्या वो विदेश के दर्शक भी बहुत जुड़े, और फिल्मी गाने उसमें हम लगाते थे। तो दर्शकों से, श्रोताओं से, दर्शकों से हम ये भी पूछते थे कि अब आप क्या देखना चाहते थे, उनको भी इन्वॉल्व किया था। तो अपनी बातें बताते थे, कहते थे। एक बच्चे ने हिंदी में लेटर लिखने के लिए अमेरिका से अपनी माँ से हिंदी सीखी और लेटर लिखा। स्वरा भास्कर तब एंकरिंग कर रही थी रंगोली को हमने।
तो मैं फिल्मी स्टार्स को भी लेकर आई हूँ वो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम रहा। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं ऑडिशन देती गई, आगे बढ़ती गई, और ICCR में भी ऑडिशन दिया, वहाँ के आउटस्टैंडिंग कैटेगरी के आर्टिस्ट रही। और अभी हाल ही में मैं एकमात्र ऐसी गायिका का सौभाग्य जो मुझे मिला, जो मैंने पोर्ट ऑफ स्पेन के नेल्सन आइलैंड पे गाया मैंने गाना। 182 इयर्स था इंडियन अराइवल्स डे का। तो वहां पे मैंने उनके नेल्सन आइलैंड पे, जहां उनका जहाज पहली बार पहुंचा था, वहां जाके गाने वाली मैं पहली गायिका। और सेंट लूसिया में अभी मैं ये मई 2025 में गा के आई हूँ जी। बहुत बड़ी चीज बन जाए। और जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मुझे उत्तर प्रदेश सरकार का और सेंट्रल संगीत नाटक अकादमी नेशनल अवार्ड जो मिला है, वो इसीलिए मिला है कि मैं अपनी लोकगीत की जो सेवा कर रही हूँ, प्रचार प्रसार, लिखना, किताब एक लिखी जो बहुत ही मकबूल हुई, और उसको स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अपने रिसर्च में लेते हैं उसको उससे। और अभी दूसरी किताब अभी आ रही है मेरी, अंजुरी में बचपन। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग कह रहे थे ना पहले कि आज हर चीज बहुत सिमट गई, किसी के पास टाइम नहीं है ज्यादा पढ़ने का, लिखने का, सुनने का, बहुत शॉर्ट में रुक जाते। तो इसी तरीके से आज लोग लोरी भूल गए, ललाबाई सॉन्ग कैसे गाई जाती थी लोरी पता ही नहीं है। तो अब जो मेरी किताब आएगी तो उसमें आपको मार्गदर्शन मिलेगा। अच्छा मैम, अगर हम जिस तरह से अभी लोकगीत की बात कर रहे हैं और म्यूजिक की जब बात कर रहे हैं, तो क्लासिकल म्यूजिक जो है तो उसको आपने बहुत करीब से देखा है, और एक क्लासिकल गायिका अगर मैं कहूँ के रूप में आप जो है आपने अपनी जितनी भी चीजें जो है अब तक डिलीवर की है लोगों को, और जो भी आपकी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं इसमें, तो आप कुछ ऐसा जो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो सिंगर्स आ रहे हैं, उनको क्लासिकल म्यूजिक के लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो किस तरह से अट्रैक्ट हो सकते हैं? आप ये देखिए कि क्लासिकल म्यूजिक की साधना करना बहुत कठिन है, मगर इतना कठिन भी नहीं अगर आप डिटरमाइन हो तो। आप जो शॉर्टकट का रास्ता है ना, तो म्यूजिक में कोई शॉर्टकट नहीं होता, इवन कि आपकी लाइफ में भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक ए पर्सन परफेक्ट, यू कैन से। एंड वन मोर कोट आर like this कि you keep on learning, one day you find you start going to start the earning, L finish होके earning हो जाता है। So वो करने का ही, और गुरु से सीखे, सच्चे और अच्छे गुरु से। ये शॉर्टकट नहीं कि YouTube से आप सीख लेंगे, ये गुरुमुख विद्या होती है और रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो आपको 15 दिन पीछे करेगा। पहले तो मैं यूथ को ये कहूंगी कि आप इसके लिए एकाग्रचित्त होकर, डिटरमाइंड होकर, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसकी साधना करें, और गुरु के सामने बैठ कर सीखें कि सा को कैसे कहना है, रे को कैसे कहना है, प को कैसे कहना है। आशा जी देखिए हर रियलिटी शो में ये बताती हैं कि जब मुंह खोल के गाओगे तो गाना जो है वो आकार और इकार का होता है। आज लोग मुंह ही नहीं खोलते हैं। पहले देखिए गंगूबाई हंगल जी वगैरह गाती थी तो वो इतना माइक नहीं होता था ना, और ऐसे ये थिएटर में भी देखिए ऐसा सिखाया जाता है उनको प्रैक्टिस की आप यहाँ बोले तो पीछे वाले ऑडियंस को सुनाएंगे। तो क्लासिकल म्यूजिक का उनका रियाज ऐसा हुआ करता है। पंडित भीमसेन जोशी जी, ये लोग ऐसे मतलब बड़े गायक में। मेरे गुरुजी इतना बढ़िया गाते थे, उनकी पुकार इतनी अच्छी कि लगता था कि भगवान जैसे अब आ ही जाएंगे या आ गए। ऐसा ये असर है सुरों का, उनके साथ आप मजाक तो कतई ना करें। फिर आप अपने रास्ते, आप फिल्म में भी गाना चाहते हैं तो बिना शास्त्रीय संगीत की जानकारी के आप फिल्म के भी गाने को अच्छे से डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें तो अदायगी होती है। सामने पर्दे पे कोई एक्ट कर रही है तो तमाम चीजें, नखरे, उनका रोमांस, उनका जो भी मूड का गाना है, सुख दुख सब आपको दर्शाना है। तो अगर आप वो नहीं जानेंगे, साहित्य नहीं जानेंगे, तो आप कैसे गाएंगे? सही बात। और लोक संगीत से ही आया है शास्त्रीय संगीत। जब कुछ भी नहीं था तब लोक था, तो लोक से आया। ये पंडित रविशंकर जी से लेकर सभी कहते हैं, मैं नहीं कहती, शास्त्रों में लिखा। अच्छा मैम, एक तरफ जब हम ये सारी चीजें देख रहे हैं और साथ में आपका जिस तरह से आपके जीवन की तमाम चीजें हमने अभी देखी और सुनी आपके जुबान से, ये एक बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि एक आर्टिस्ट से उसकी लाइफ के बारे में सुनना, अपने आप में एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है।
तो हमने आपकी लाइफ को जब देखा मैम, जब चीजें हमने पढ़ने की भी कोशिश की, तो हमें ये मिला है जिस तरह से आपने ये बताया कि एक तरफ सिविल सर्विसेज है, एक तरफ जो है आपका संगीत है, और एक तरफ आपकी जो है रिसर्च है। तो ये 3 फील्ड हैं अपने आप में। और आप जो है एक तरफ आप राइटर भी हैं, एक अच्छी राइटर भी हैं, एक अच्छी लेखिका भी हैं। तो ये सभी चीजों को आपने किस तरह से मैनेज किया? और मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि खास तौर पर आपकी जो प्रायोरिटी थी, आप जिसको तरजीह देना चाह रही थी, जो संगीत को आप तरजीह देना चाह रही थी, इसमें आप करियर में जाना चाह रहे थे, तो आपने किस तरह से इन सभी चीजों को मैनेज करते हुए आपने संगीत को जो है आगे बढ़ाया? देखिए क्या हुआ कि नौकरी में जब भी थी तो दूरदर्शन की जो नौकरी है ये तो 24/7 है, मीडिया की नौकरी। कब क्या आफत गिरे आपको पता नहीं है, और आपको रन करना है, द शो मस्ट गॉन, तो वो शो को हम रोक नहीं सकते। तो जो प्रैक्टिस की बात है, जो मैंने आपसे पहले कहा कि बिना साधना के शास्त्रीय संगीत हो, उप शास्त्रीय संगीत हो, सुगम संगीत हो, लोक संगीत हो, कुछ भी आप नहीं गा सकते, क्योंकि स्टेमिना तो जरूरी है। तो वो क्या होता है कि जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है 4 बजे, उठना बड़ा मुश्किल है, लोग उसी समय नींद आती, सब सोना चाहते हैं, तो उसी समय हम लोग उठ के अपने सा को पुकारते हैं। तो ये एक हमारी डिटर्मिनेशन आप कह सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उठना है और अपना म्यूजिक करना है, नहीं तो वो हमें छोड़ दें। एक बार आप एमए पास हो जाए तो लोग कहेंगे हाँ एमए पास है, एक बार आप ढंग से नहीं गाएं तो कोई भी नहीं कहेगा कि आप गाते हैं, तो बोलेगा अरे छोड़ दो। तो जब भी गाइए अच्छा ही गाइए, तो उसके लिए जरूरी है कि प्रैक्टिस करिए। तो वो मैंने बताया कि सुबह का टाइम तो मेरा होता है ना, ठीक है, हम जॉब से लौटे 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, सुबह का समय तो मेरा होता है, तो उसमें तो कोई नहीं रोक सकता मुझे। अगर आप करना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी कोई भी काम अगर आप जो करना चाहते हैं उसे कोई रोक ही नहीं सकता। हम खामखा एक बहाने बना लेते हैं कि अरे ऐसा हो गया तो ऐसा, वैसा हो गया तो ऐसा। हमारे गुरुजी लोग इतना गा के आते हैं, प्रैक्टिस फिर भी करते हैं, प्रोग्राम करना है। ये आशा जी, लता जी लोग देर देर तक जागती ही हैं, क्योंकि किशोरी जी भी, क्योंकि आपको रात में ही परफॉर्मेंस करना होता है ना। अगर आप अर्ली जैसे सोने चले गए, लोग कहते हैं मैं अर्ली सोऊंगा तो मॉर्निंग में उठूंगा, तो फिर कैसे आप गाएंगे प्रोग्राम में गाने का प्रोग्राम पता चला आपको नींद आ रही है, जमाई आ रही है, तो परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगा। तो एक जो बॉडी क्लॉक आपको बनाना है वैसा बनाना है, कुछ भी हो मुझे उठना ही है और करना ही है। हमारे दादा गुरु कहते थे कि जैसे खाना जरूरी है वैसे गाना जरूरी है। खाना खाती हो ना तो गाना भी भोर में उठ के गाओ। अच्छा मैम, इन पूरी चीजों में कई बार जिस तरह से मैंने जो बात शुरू में कही कि आर्टिस्ट जो एक होता है वो एक छोटे इलाके से निकलकर एक बड़े शहर में आता है और वहां आकर वो अपने विजन तय करता है और फिर उसके बाद जो है वो उसको सफलता मिलती है। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हम जो है फिल्मों में भी देखते हैं, सुनते भी हैं, और आप खुद उसका एक लाइव एग्जाम्पल है। तो आपने मुंबई में आपका काफी वक्त गुजरा, आपका काफी समय दिल्ली में गुजरा जिस तरह से आपने बताया, तो इन बड़े शहरों में आपको जो आर्टिस्टिक जो विजन है आपका, उसको किस तरह से शेप किया है, फिर आपको कैसे मदद मिली आपकी संगीत को आगे बढ़ाने में, करियर को आगे बढ़ाने में? हाँ देखिए, मैंने बताया कि जब मैं दिल्ली में रही तो मुझे छोटे लाल जी और मेरे गुरु पंडित राजेंद्र साजन मिश्रा जी भूषण उन्होंने गाइड किया, मार्गदर्शन किया, और मुझे एक सौभाग्य और मिला कि पंडित बिरजू महाराज जी के लिए भी मैंने बहुत गाया है। मैं शास्त्रीय डांसर्स जो है, नृत्यांगनाएं हैं, नृत्यकार, बहुत कम लोगों के लिए गाया। उनमें जैसे बिरजू महाराज जी और शोभना नारायण एक हमारी ही डांसर, कथक डांसर, तो उनके लिए गाती थी, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंसर्ट्स हुआ करते थे तो जाया करती थी, कभी कवर करने, रिकॉर्ड करने, तो भी रुक के सुनती थी, और उस जब भी नई जॉब में थी तो भी जाया करती थी सुनने। तो सुनने से आपको बहुत फर्क पड़ता है, जितना सुनिएगा उतना दिमाग चलेगा, फिर सोचिएगा। और मुझे बेगम अख्तर का था कि कैसे ऐसी गजल गाती है बेगम, तो संगीत नाटक अकेडमी की लाइब्रेरी में जाके रिकॉर्ड लगा के वो मैं सुनती थी, कैसे गाती है वो, गले में खराश कैसी है उनकी। और उस जमाने में जो म्यूजिक के क्रिटिक रहे राघव मेनन जी, उनसे मुझे पता चला कि उनको बहुत नॉलेज है, तो उनके पास जाती थी, मुझे बताइए ना कैसे क्या था, कैसे ऐसा था तो वैसा कैसे था। तो इन तमाम बातों ने मुझे, सिंह बंधु साहब के लिए भी मैंने गाया, जो हमारे देश के एक नामचीन सिंगर रहे,
तो मैं गाती थी, कभी टीवी सीरियल्स के लिए, कभी जिंगल्स, कभी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, कभी ये 26 जनवरी पे कुछ टैबलो निकलता है उसके लिए, मतलब कुछ ना कुछ करती रहती थी, बैठती नहीं थी। ये होता है एक कि गवर्नमेंट्स के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं जी। वो 13 लैंग्वेजेस में भी हमें गाने पड़ते थे, तो उस बहाने मैंने लैंग्वेजेस भी सीखी बहुत सारी। मतलब इन शहरों का, इन सिटीज का अपने आप में बहुत एक बड़ा एक्सपोजर है। और क्या, आकाशवाणी में जो उर्दू सर्विस था वहां पे जब मैं गाने जाती थी नातिया कलाम, तो उन लोगों ने मेरा तलफ्फुज ठीक कराया। आप समझ सकते हैं कि बलिया की लड़की और इतना अच्छा तलफ्फुज होना एक अपने आप में मायने रखता है। तो मैंने सीखा है, कहने का मतलब ये कि आई हैव ग्रूम्ड माय सेल्फ टू मच। अच्छा मैम, अब हम जिस तरह से ये कल्चर देख रहे हैं, खासतौर पे हिंदुस्तान में बहुत डाइवर्स कल्चर है हमारे पास। खुद बलिया में जो है और खुद यूपी में जो है, मतलब एक बहुत डाइवर्स कल्चर हम हिंदुस्तान में खास करके देखते हैं। वो हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी में जो है यूनिटी है, मतलब अनेकता में एकता, बहुत ज्यादा, मतलब एक बहुत विशेष जो है खासियत हिंदुस्तान की खास करके है। तो ऐसे वक्त में, ऐसे दौर में, और खास करके अभी का जो डिजिटल एरा ही चल रहा है, तो कहते हैं, तो इसमें कल्चर को प्रिजर्व करना अपने आप में एक चैलेंज है, बहुत Yes. मुश्किल हो गया है। Yes. तो आप एज अ आर्टिस्ट, एज अ सिंगर, आप जो है गायिका हैं, टॉप ग्रेड गायिका आप हैं, तो आप किस तरह का कुछ सॉल्यूशन इसका अगर पेश करना चाहें, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? देखिए, इस पे मेरी ये राय कि अभी जो लोग बड़े सिंगर्स जो भी अभी जीवित हैं, जीवंत हैं, जिनकी जीवित मतलब उनसे आप मिलें और उनको रिकॉर्ड करें इंटरव्यू करके, क्योंकि चीजें तो खो रही हैं, जीवन सिमट रहा है। और जो अच्छे कलाकार हैं, कई बार उनको आजकल का ये मीडिया नहीं आता है कि वो छोटी छोटी रील बना के आप तक डालें और आपको देखें, आप बताएं कि देखो हम भी हैं, हम भी ऐसा गाते हैं, हम भी ऐसा करते हैं। इसके ये जो टेक्निक है वो तो एवरी डे इज चेंजिंग, न्यू थिंग इज गोइंग टू बी एट एवरी डे, सो यू शुड वेरी अपडेट वर्जन, देन यू कैन एबल टू डू इट एंड फीड इट। सो हूएवर इज नॉट एबल टू डू इट, उन तक आपको जाना चाहिए, जो लोग भी ऐसा काम आप कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने लोरी पे काम किया, लोरी तो अभी कोई गाती नहीं है, सब बच्चे टीवी देख के सो जाते हैं, या उसको फोन लगा दिया जाता है, उससे खाना खिलाया जाता है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो उसको पीछे पीछे, क्योंकि बच्चा आपके जैसा नहीं है ना कि एक ही बात में खा लेगा, अपने मूड से खाएगा, उसके पीछे आपको जाना पड़ेगा और बहलाना पड़ेगा, उसको फुसलाना पड़ेगा कि देखो 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 ये मामा आएंगे ना, ये मामा ने भेजा, खा लो खा लो तो खा लेगा। ये नानी ने कहा है ना, खा लो, ये नानी है ना, खा लो खा लेगा। अब तो नानी भी नहीं है, मामा भी नहीं है, बुआ भी नहीं है, सब एक क्यूबिकल फैमिली हो गई है। तो सबको सिर्फ ये पता है कि बस सिर्फ हम हैं, हमसे मतलब मैं, मेरा मम्मी, मेरा पापा और मैं, अदर रिलेशंस नो। Nobody wants to be king. So ये जो स्थिति है ये बहुत ही गलत है। और शादी ब्याह भी आजकल इवेंट्स हो गए हैं। पहले हल्दी होती थी तो घर घर से लोगों को बुलाया जाता था, बताया जाता था कि हमारे लड़के की हल्दी है, वो ब्राह्मण बताते हैं कि 5 हल्दी लगेगी, 7 लगेगी, कितनी लगेगी, लड़की की हल्दी है। तो औरतें आस पास पड़ोस की सब रिश्ते की औरतें भी घर की ना, मामी चाची बुआ सब आती थी, वो हल्दी लगाती थी, उसका गाना होता था। अभी तो इवेंट हो गया, पीला पीला कपड़ा पहन के, फूल पहन लगा के, सज संवर के वो हल्दी होती है। ऐसे नहीं, सबका एक स्पेसिफिक रीजन है, साइकोलॉजिकल, उसके साइंटिफिक रीजन है कि हल्दी क्यों लगाई जाती है, और दूरबा से ही क्यों लगाई जाती है, सरसों का तेल ही क्यों उसमें लगाते हैं, और कुछ क्यों नहीं करते। तो हम जैसे जैसे अपनी जड़ों से, अपने रूट्स से दूर हो रहे हैं, तो आप देखें कि बीच में कोरोना आ गया था, उसने बताया कि आपको बहुत लिमिटेड आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको इतना हाई रहने की जरूरत नहीं है। तो नेचर खुद को बैलेंस करती है। अभी भी नेचर का जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, जिसमें हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, तो देखिए आगे आगे क्या होता है। तो शादी एक इवेंट हो गई है, नहीं तो और जगह देखिए जैसे नेताओं का चुनाव होता है, ऐसे जयमाल हो जाती ताली बजाकर। जबकि हम लोग यहाँ तो एक हफ्ते 10 दिन की शादियां होती थी, बारात में जनवासे हुआ करते थे, लोग रुकते थे, कहाँ से रूठ के गायिकाएं और नृत्य करने वाली बुलाई जाती थी, तो वो उनको एंटरटेन करती थी। उसमें भी डर लगता था कि भैया लड़के वाले नाराज मत हो जाए, सब ठीक है कि नहीं। अब ऐसा कोई
परवाह ही नहीं किसी। तो इसमें अगर मैम बात करें कुछ यंग आर्टिस्ट के बारे में और आज की जो पीढ़ी है जो जेंसी कहते हैं, तो ऐसे कुछ लोग जो आर्ट की तरफ आ रहे हैं, संगीत की तरफ आ रहे हैं, और उनमें विशेष तौर पर मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा, खास तौर पर सिविल सर्विसेज से जुड़े कुछ जो लोग हैं, तो उनमें भी कई लोग इस तरह से होते हैं जैसे आर्ट की तरफ उनका बहुत रुझान होता है, इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए कुछ अगर आप एडवाइस करना चाहें, क्योंकि आप भी उस स्थिति से। हाँ, उनको सबको यही हमेशा कहूंगी कि वो इसको सीरियसली करें तो बहुत अच्छा होगा, उनकी यात्रा भी दूर की होगी। जैसे पुराने फिल्मी गाने हैं, आज भी आप वो क्यों सुनते हैं, उनकी इतनी लॉन्ग शेल्फ लाइफ क्यों है? क्योंकि उसमें साहित्य, उसमें आपका एक्सप्रेशन है, उसमें मूड है। वो गाने सुन के लोगों ने रोमांस किए हैं। आज भी आप गाड़ी में लगा के कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं उन गानों को। आज की एरा का कोई भी गाना आप मुझे बताएं जो आप लगा के बहुत दूर तक जाना चाहते हैं। एक तो वर्ड ही याद रहते होंगे तो जाएंगे कहाँ। तो आज भी जैसे काफी आजमी साहब जैसे शायर हुई थी, बहुत खूबसूरत गीत है कि नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का मतलब, या कुछ ऐसे नहीं, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, तो तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा। तो अब ये किसी को पता है? आज के यंग जन को पूछे जुल्फ कहाँ है और साया कहाँ है। मोहब्बत होती है फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे छोड़ देते हैं, ये तो है जेन जेड। तो उसको इसका क्या मालूम है? आपकी लाइफ के कोई कुछ एक दो ऐसे लेसन, कुछ एक दो जो क्षण अगर आप बताना चाहें दर्शकों को भी, तो जो आपको बहुत याद रहे, मतलब हमेशा आपको करियर में खास तौर पे याद आते हो या याद रहे हो, एक ऐसे जो छोटे मोटे कुछ एक वाकयात हो जाते हैं, अगर वो आप। हाँ बिल्कुल, जब भी हम कभी फॉरेन गाने जाते हैं, जैसे अभी भी गाते आई हूँ, तो वहाँ जब मैं बताती थी कि देखिए हमारे यहाँ आज भी ये सच है कि जब कोई आने वाला होता है तो आपकी बाउंड्री पे एक कौवा बोलता है, इट मीन्स somebody is coming to at your home at any moment, so you should get ready. Who is, वो ये नहीं बताते, वो एक सिंबल है, इंडिकेशन है कि वो बताए जाते हैं। जैसे अभी सुनामी आई थी तो हाथी को सबसे पहले कैसे पता चला? क्योंकि वो नेचर के बहुत करीब है, तो उसको पहले पता चल रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला, और महावत को लग गया कि ये क्यों भाग के आया है, कुछ होने वाला है। उसने बताया, सबको शोर मचाया, तो जो लोग भागे बच्चे वो बच गए, तो पूरे के लोग चले गए। तो ऐसे ये जो पशु पक्षी हैं, इनको सूर्य की पहली किरण आती है तो देखिए चिड़िया बोलना शुरू कर देती, इसीलिए कि वो प्रकृति के करीब है। हम और आप देखते हैं नेचर को, मगर उसको इतनी तरजीह नहीं देते, सोचते टेकन फॉर ग्रांटेड है तो है, क्या देखना इसको क्या देखना। तो उनको जब ऐसे बोल के फिर मैंने गाना सुनाया, अपना मेरा दादरा है, जिसे पंडित हरि राम द्विवेदी भी वो शांत हुए, हाल ही में नहीं रहे, और बहुत ही पॉपुलर है, आज की यंग जनरेशंस की लड़कियां भी गाती हैं उसको, कि मुंडेरवा कागा काहे बोले। तो वो सेमी क्लासिकल है, फोक भी, दोनों को मैं कॉम्बो करके, तो मैं जरूर सुनाना चाहूंगी यहाँ पे। मुंडेरवा कागा काहे बोले हो, काहे मुंडेरवा कागा काहे बोले, मुंडेरवा कागा काहे का जानी के आवे वाला, का जानी के आवे वाला, का जानी के आवे वाला, तनिको मरम न खोले, हाँ तनिको मरम न खोले, मुंडेरवा कागा काहे बोले।
क्या इस तरह की चीजें हैं फोक में और जो आज भी रेलिवेंट है। अच्छा मैम, अब सारी बातें तो बहुत सारी बातें आपसे जो है हो गई, अब बात करेंगे बलिया की, जी खास करके जहाँ से आप आती हैं। बिल्कुल। तो बलिया जिस तरह का क्षेत्र है पूरा, जो है आपका बचपन का जो बलिया था और अब का जो बलिया है, बहुत बदल गया, अब पहचान में ही नहीं आता। तो किस तरह से बदला है, अगर वो आप बताएं। अभी तो देखिए, हम जब भी थे वहां तो एक गुदड़ी बाजार था जहाँ हम लोग सब्जी उब्जी लेने जाया करते, और वो बेचारी बड़ी रेनोवेट सी हो गई। और वहाँ चौक था, चौक है अभी भी, पर उसके आसपास सब मॉडर्न परिवेश हो गया है, दुकानें सी सब बदल गई हैं। तो पहले जो हम लोग बाजार जाते थे तो फिर होती थी कि अरे इसका मोल भाव करेंगे, नहीं 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 ऐसे। फिर वो भी पहचानने लगे थे, जानने लगते थे कि ये बबुली आई है ना, ये कुछ न कुछ लेगी, या इसको बताओ तो ये फलाने के घर के लोग एक दूसरे से बड़े वेल कनेक्टेड थे। आज वो कनेक्टिविटी मिसिंग है, आज ये बार्गेनिंग मिसिंग है। आज बाजार आपके घर में आ गया है, जोमेटो और जाने क्या क्या सब आजकल आप लोग मंगा लेते हैं फोन करके। वो ये चीजें बलिया में भी आ गई हैं वहाँ के यंग जनरेशन में। तो वो जो बलिया प्यारा सा था वो कहीं थोड़ा सा हिल गया है। अच्छा मैम, आप जो है अब बलिया जाना कब होता है, मतलब किस तरह से, कितने ज्यादा समय में जाना होता है, कम? अभी पिछले साल में अपने ससुराल, मेरी ससुराल वाराणसी है, और मेरे हस्बैंड जो है वो सप्तर्षि नाम की संस्था नाटक थी, उसकी शुरुआत ही उनकी थी, मतलब वो उन्होंने ही बनाई थी, और उन्होंने एक से बढ़कर एक नाटक किए, और जो भारत के रंगमंच के शीर्षस्थ लोग रहे हैं उनके साथ उन्होंने अपनी सप्तर्षि को रिप्रेजेंट किया है। छठ पर्व जो आज भारत का ही नहीं विश्व स्तर का वो पर्व हो चुका है। छठ मतलब षष्ठी का व्रत होता है, सूर्य नारायण का व्रत होता है। पहले सिर्फ बिहार में हुआ करता था, आज वो हर जगह होता है, क्या महाराष्ट्र, क्या बंगाल, क्या यूपी, सब जगह। तो वो बहुत ही पुराना इसकी जो कथा कहानी है उसमें भविष्य पुराण का उल्लेख मिलता है कि धौम्य ऋषि ने द्रौपदी को बताया था कि सुकन्या ने ये व्रत किया था, फिर द्रौपदी जी ने भी किया, और बहुत सारे ऋषियों को तो तप के चलते उन्होंने उसको संग्राम को जीता और लोगों को उनका कहूँ कि उद्धार किया। तो ये इतना बड़ा व्रत है, और ये पूरे विश्व में मैं कहूँ कि ये एक ऐसा व्रत है जिसमें हम डूबते हुए सूर्य को पूजा करते हैं। हमेशा हम उगते हुए सूर्य को नमन करते हैं, और इसमें डूबते हुए सूर्य को नमन करते हैं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सूर्य जब आते हैं तो उनको भी नमन करते हैं, तो इनको विदा करते हैं। जैसे राजस्थान में कहते हैं ना, पधारो हमारे देश, आने को भी पधारो, जाने को भी पधारो। तो ये जो व्रत है ये ऐसा दिव्य व्रत है जो और कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में। और इसमें महिलाएं 2 दिन तक ये व्रत करती हैं बिना खाए पिए, और अगर वो बीमार हो जाती है तो उनके पति करते हैं, इसे छोड़ते नहीं है, पुत्र के लिए होता है ये। तो उसके भी बड़े प्यारे प्यारे गीत होते हैं। आजकल आप देखें, अगर आप यूपी ट्रेवल करेंगे तो हर ट्रेन में आपको ये बच्चे गा गा के कुछ कहते नजर आएंगे, कुछ हमें पैसे दे दीजिए। तो एक तो पॉपुलर वो गीत है वहां का कि काज ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, तो बाट के पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। मैं गीत गाती हूँ जो बहुत अनकॉमन है कि छोटी मोटी हमरो आंगनवा, छठिया भूखब हम जरूर, छठिया भूखब हम जरूर, कि नीबुआ जे फरेला घेवद से, छठिया करब हम जरूर, छठिया भूखब हम जरूर। आप सभी को बलिया खबर देखने वाली हमारे सभी भाइयों बहनों को, सभी को छठ की ढेरों शुभकामनाएं। शुभ दीपावली।
थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, इतनी अच्छी चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं था ओएस सिद्दीकी, बलिया खबर से, मुंबई।